everyone, this is Pooja Ronian. Welcome you all in my class The Nursing Digi World. होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पार्ट में हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ टॉपिक्स जैसे कि ब्लड, कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, प्लाज्मा प्रोटीन, inhibition of proteolytic enzyme, cellular content of blood, RBC, lifespan and function of RBC, oxygen transport, control of erythropoiesis, destruction of RBC, leukocyte, neutrophils, eosinophils, basophils, lymphocyte, platelets, ये सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। सो वीडियो में आगे बने रहें और वीडियो को ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सर्कुलेटरी सिस्टम अब हम लोग देखते हैं क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली ब्लड आता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली हम लोग ज़्यादातर ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। अब ब्लड होता क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कनेक्टिव टिश्यू का होता है, बना हुआ होता है। इट सर्कुलेट कंटिन्यूसली अराउंड द बॉडी। ये कंटिन्यूसली बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है बॉडी में, कभी भी ये रुकता नहीं, कंटिन्यूस बना रहता है, घूमता रहता है। इट प्रोवाइड्स वन ऑफ द मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये जो होता है एक टाइप का कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, एक टाइप का कम्युनिकेशन बनाता है सेल और बॉडी के सेल्स और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को और एक्सटर्नल बाहरी जो भी इन्वायरमेंट है उसके बीच में एक कम्युनिकेशन बनाता है, कम्युनिकेशन का एक पाथवे बनाता है। ब्लड इज कंपोज ऑफ क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड वाटरी फ्लूइड। ब्लड जो होता है क्लियर स्ट्रॉ कलर वाटरी फ्लूइड से बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर सस्पेंसेस। जिसमें प्लाज्मा में जो है अलग डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब देखेंगे हम लोग कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। प्लाज्मा नॉर्मली कंस्टिट्यूट्स अबाउट 55% सेल, अबाउट 45% ब्लड बलून। प्लाज्मा में नॉर्मली जो है 55% सेल होता है और 45% ब्लड बलून होता है, ब्लड की वॉल्यूम होती है, कितना अमाउंट होता है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। ब्लड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है ब्लड की, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। पहले तो अमाउंट क्या है? ब्लड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 7 to 9% ऑफ टोटल बॉडी वेट। 7 to 9% ऑफ टोटल बॉडी वेट ब्लड का में जो होता है 7 to 9% टोटल बॉडी वेट का होता है। ब्लड की अमाउंट हमारे बॉडी में जितना भी बॉडी वेट रहेगा उसका 7 से 9%, 7 से 9% ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में होता है। अब देखते हैं कलर क्या होता है हमारे ब्लड का। रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से जो होता है ब्लड का कलर रेड होता है। उसको रेड पिगमेंट भी बोलते हैं, रेड पिगमेंट। अब विस्कोसिटी, अब देखते हैं विस्कोसिटी मतलब इसका कितना थिकनेस होता है। 3.5 to 5.4, 3.5 से 5.4 इसका थिकनेस होता है। हैवियर एंड विस्कस देन वाटर, ये वाटर से ज़्यादा हैवियर होता है और विस्कस होता है, ज़्यादा विस्कस होता है। और इसका ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच स्लाइटली अल्कलाइन होता है और ये जो होता है रेंज होता है 7.35 to 7.45। अब देखते हैं टेम्परेचर नॉर्मल क्या होता है। टेम्परेचर ब्लड का 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में 100.4 डिग्री रहेगा और सेल्सियस में जो होता है 38 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा। प्लाज्मा अब देखते हैं क्या होता है।
द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा आर वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस इंक्लूडिंग। अब इसमें वाटर और कुछ डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। वाटर होता है और कुछ डिजॉल्व सब्सटेंस। डिजॉल्व सब्सटेंस में जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, गैसेस होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन देखेंगे क्या होता है। प्लाज्मा प्रोटीन मेक अबाउट 7% ऑफ प्लाज्मा and they are normally retained in the blood because they are too big to escape through the capillary pores into the tissue। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है 7% प्लाज्मा का होता है। ये नॉर्मली जो होता है ब्लड में रिटेन करता है, ब्लड में होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है जो स्केप नहीं हो सकता है कैपिलरी पोर्स द्वारा। अब कैपिलरी पोर्स क्या होता है? स्मॉल ब्लड वेसल्स होता है जिसमें 5 से 10 माइक्रोमीटर डायमीटर में जो होता है, हैविंग अ वॉल 1 इंडोथेलियम सेल थिक। इसमें इंडोथेलियम सेल का थिक वॉल्व होता है और ये बहुत ही स्मॉल ब्लड वेसल्स होता है। कैपिलरी एक स्मॉल ब्लड वेसल्स होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो होता है कैपिलरी पोर जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? हायर टू लोअर, हायर से लोअर मूवमेंट, लोअर तक ब्लड का जो मूवमेंट होता है, जो प्रेशर आता है, वो चीज़ ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 25 mm ऑफ Hg। नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 25 mm ऑफ Hg, विच कीप्स प्लाज्मा फ्लूइड विच विथिन द सर्कुलेशन, जो प्लाज्मा फ्लूइड को सर्कुलेशन में बनाए रखता है। अब प्लाज्मा विस्कोसिटी इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन मेनली अल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनेजिन। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है मेनली अल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है। देन अब देखते हैं अल्बुमिन क्या होता है। अल्बुमिन आर फॉर्म्ड इन लीवर। अल्बुमिन जो होता है लीवर में फॉर्म होता है। देयर मेन फंक्शन इज टू मेंटेन, इसका मेन फंक्शन होता है नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन रखना। जो प्लाज्मा का ऑस्मेटिक प्रेशर है उसको मेंटेन रखना अल्बुमिन का काम होता है। अल्बुमिन ऑल्सो एक्ट एज अ कैरियर मॉलिक्यूल फॉर लिपिड्स एंड हार्मोन्स। लिपिड्स और हार्मोन्स के लिए एक कैरियर के जैसे भी वर्क करता है अल्बुमिन। अब देखते हैं नेक्स्ट है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन अब क्या होता है, ग्लोबुलिन कहाँ पे पाया जाता है? ग्लोबुलिन भी जो होता है लीवर में फॉर्म होता है, लीवर में बनता है। एंड दे आर रिमेन्स इन द लिम्फॉइड टिश्यू, लेकिन रहता है लिम्फॉइड टिश्यू में। इसका फंक्शन होता है एंटीबॉडीज़ के जैसे वर्क करता है और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। हमारा क्या है? ग्लोबुलिन। अब देखते हैं इनहिबिशन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का इनहिबिशन कम होना। ये पहले है क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर में हमारा आ जाएगा क्लॉटिंग फैक्टर आर सब्सटेंस इसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग फैक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ब्लड के कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड के कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड के थक्का बनने के लिए। सीरम इज प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लॉटिंग फैक्टर हैव बीन रिमूव्ड। सीरम एक टाइप का प्लाज्मा होता है जहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है।
रिमूव कर दिया गया होता है। क्लॉटिंग फैक्टर सीरम में नहीं होता है। फाइब्रिनोजन इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। फाइब्रिनोजन भी लीवर में सिंथेसाइज होता है एंड इज इसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन। फाइब्रिनोजन जो होता है ब्लड के कोगुलेशन के लिए इसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या आते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में दीज आर इन्वॉल्व इन वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें बहुत सारे वैरायटी की एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मसल्स का कंट्रैक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होना, फॉर्मेशन एंड ऑफ सिक्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। फॉर्मेशन करता है सिक्रेशन का और मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस का। पीएच ब्लड का क्या होता है 7.35 टू 7.45। देन देखते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्री ट्रैक्ट में फूड जो होता है टूट जाता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ब्रोकन डाउन हो जाता है स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में मोनोसेक्राइड के फॉर्म में हो जाता है अमीनो एसिड के मिनरल सॉल्ट। दे आर रिक्वायर्ड बाय ऑल बॉडी सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी, हीट एंड एनर्जी और हीट प्रोवाइड करने के लिए सारे बॉडी सेल्स को के लिए ज़रूरी होता है मोनोसेक्राइड, अमीनो एसिड, मिनरल सॉल्ट, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मटेरियल्स फॉर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स एंड बॉडी सिक्रेशन। और ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं रिपेयरिंग के लिए और रिप्लेसमेंट के लिए, जो भी अदर ब्लड के कंपोनेंट हैं या फिर बॉडी में जो भी सिंथेसिस हो रहे हैं, जो भी सिक्रेशन हो रहे हैं। देन नेक्स्ट है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट में हमारा यूरिया क्रिएटिनिन आ जाएगा, जो एलिमेंट्री सिस्टम के थ्रू, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू से निकलता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीट आउट होता है। यूरिया क्रिएटिनिन यूरिक एसिड आर द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। दे आर फॉर्म्ड इन द लीवर में फॉर्म होता है एंड कन्वे इन ब्लड टू द किडनी कॉल फॉर एक्सक्रीशन। ये जो होता है कि सारे इसका मेटाबॉलिज्म प्रोटीन का प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का ये प्रोडक्ट होता है यूरिया और क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सारे, और ये फॉर्म होता है लीवर में और ये फिर जाता है ब्लड के थ्रू किडनी में इस एक्सक्रीशन के लिए, मतलब एक्सक्रीट आउट करने, रिमूवल के लिए। ठीक है। देन है हमारा हार्मोन्स। हार्मोन्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सिंथेसाइज होता है। हार्मोन जो होता है पास डायरेक्टली फ्रॉम द इंडोक्राइन सेल। हार्मोन डायरेक्टली इंडोक्राइन सेल से पास होता है ब्लड में, जो ट्रांसपोर्ट होता है फिर टारगेट सेल तक, जहाँ पे उसका ज़रूरत होता है, जहाँ पे उसकी नीड होती है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड के थ्रू हार्मोन्स। देन है गैसेस। गैसेस में क्या है, ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, ये सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड इन द कॉम्बिनेशन विथ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड सेल। ब्लड सेल्स में जो होता है हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। नाइट्रोजन प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है बट इट हैज़ नो फिजियोलॉजिकल फंक्शन। नाइट्रोजन प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है लेकिन इसका कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता है, इंटरनल फंक्शन नहीं होता है इसका कोई भी। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड। ब्लड में अब कौन कौन से सेल होते हैं, कौन कौन से सेलुलर कंटेंट्स होते हैं। वैसे तो ब्लड सेल 3 टाइप के होते हैं मेनली। एरिथ्रोसाइट को हम लोग RBC भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट जिसको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, WBC भी, थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स बोलते हैं।
देन ऑल ब्लड सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्लूरोपिटेंट सेल, सारे ब्लड सेल जो होते हैं प्लूरोपिटेंट सेल से ओरिजिनेट होते हैं, स्टार्ट होते हैं, बनते हैं। एंड गो थ्रू द सेवरल डेवलपमेंट स्टेज, और फिर कुछ डेवलपमेंट स्टेज के साथ, कुछ डेवलपमेंट के साथ ये इंटर करते हैं ब्लड में, इनका कुछ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता है, फिर ये ब्लड में इंटर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड हेमोपोइसिस, ब्लड सेल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग हेमोपोइसिस बोलते हैं। हेमोपोइसिस मतलब होता है हीम मतलब हेमोग्लोबिन, पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इज कॉल्ड हेमोपोइसिस एंड टेक्स प्लेस विथिन द रेड बोन मैरो। और ब्लड सेल का फॉर्मेशन किस में होता है? रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, रेड बोन मैरो में ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। हेमोपोइसिस इन द स्केलेटन इज कॉन्फाइंड टू फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। हेमोपोइसिस जो होता है ज़्यादातर फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और लॉन्ग बोन के एंड्स पे बनते हैं। द मेन साइट आर स्कल, रिब, स्टर्नम एंड पेल्विस। मेन साइट होता है हेमोपोइसिस का स्कल, रिब्स, स्टर्नम एंड पेल्विस एरिया। लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस इन लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फोसाइट जो होता है लिम्फॉइड टिश्यू में प्रोड्यूस होता है, बनता है। लिम्फोसाइट जो होता है लिम्फॉइड टिश्यू में बनता है। अब देख लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर कैसा होता है आरबीसी का। देखें सर्कल टाइप के होता है, थोड़ा ऐसे। अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म हो जाएगा जिसमें हेमोग्लोबिन कंटेन करेगा। और इसको आरबीसी को जो है हम लोग इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। देन हम लोग देखते हैं अब इरिथ्रोसाइट होता क्या है। इरिथ्रोसाइट आर सर्कुलर, बाइकॉन्केव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क। इरिथ्रोसाइट जो होता है सर्कुलर होता है, बाइकॉन्केव होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क होता है, एक डिस्क टाइप का होता है। ये कॉन्केव होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। दे हैव नो न्यूक्लियस एंड देयर डायमीटर इज अबाउट 7 माइक्रोमीटर, और इसका डायमीटर जो होता है 7 माइक्रोमीटर होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है। देयर मेन फंक्शन इज इन द गैस ट्रांसपोर्ट मेनली ऑफ ऑक्सीजन। इसका मेन इरिथ्रोसाइट का मेन फंक्शन जो होता है गैस का ट्रांसपोर्ट करना, मेनली जो होता है ऑक्सीजन का। बट दे ऑल्सो कैरी सम कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है। द बाइकॉन्केविटी इंक्रीज देयर सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। बाइकॉन्केविटी जो होता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए अपना सरफेस एरिया, अपना एरिया जो होता है इंक्रीज कर लेता है। एंड द थिनेस्ट ऑफ सेंट्रल पोर्शन अलाउ फास्ट एंड एग्जिस्ट ऑफ गैसेस। सेंट्रल पोर्शन में थिनेस्ट हो जाता है, थीन हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसके थ्रू जो होता है जल्दी से जो है गैस निकल जाता है, एग्जिट कर देता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ स्पैन एंड फंक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट। अब आरबीसी का कितना लाइफ स्पैन होता है, कितना लाइफ होता है और क्या इसका फंक्शन होता है, ये चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। इरिथ्रोसाइट आर प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो। इरिथ्रोसाइट जो होता है रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, ठीक है। विच इज प्रेजेंट इन द इंड ऑफ लॉन्ग बोन, और जो कि लॉन्ग बोन के इंड में प्रेजेंट होता है। देयर लाइफ स्पैन इज अबाउट 120 डेज, 120 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का। एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी फ्रॉम प्लूरोपिटेंट सेल टेक्स अबाउट 7 डेज। और आरबीसी के डेवलपमेंट में जो होता है प्लूरोपिटेंट सेल से आरबीसी बनता है, इस प्रोसेस में 7 दिन का टाइम लगता है। एंड इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस, और इस प्रोसेस को हम लोग इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, मतलब इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन। द इमैच्योर सेल आर रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एज रेटिकुलोसाइट्स। कुछ इमैच्योर सेल जो होता है ब्लड में रिलीज होते हैं जैसे कि रेटिकुलोसाइट्स, एंड देन मैच्योर इनटू इरिथ्रोसाइट्स,
फिर वो कुछ टाइम के बाद ये मैच्योर हो जाते हैं एरिथ्रोसाइट में। ड्यूरिंग दिस टाइम दे लॉसेस देयर न्यूक्लियस एंड देयरफॉर बिकम इनकैपेबल ऑफ डिवीजन। इस टाइम पे जो होता है ये लोग अपना न्यूक्लियस जो होता है लॉस हो जाता है, इनका न्यूक्लियस लॉस हो जाता है और ये इनकैपेबल हो जाते हैं, मतलब डिवीजन करने में सक्षम हो जाते हैं, मतलब इनका डिवीजन करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। बोथ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड B9 आर रिक्वायर्ड फॉर रेड ब्लड सिंथेसिस। B12 और फॉलिक एसिड दोनों रिक्वायर्ड होते हैं आरबीसी के लिए, रेड ब्लड सेल्स को सिंथेसिस के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोएसिस, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंड ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसका हेमोग्लोबिन का कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे ब्रेक डाउन होता है, सारी चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। हेमोग्लोबिन इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। हेमोग्लोबिन एक लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसमें कंटेनिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन होता है एंड इट्स पिगमेंट, और उसके पिगमेंट होते हैं आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कॉल्ड हीम। जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग हीम बोलते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है कुछ, और मेम्ब्रेन के थ्रू या फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन इसको बोलते हैं हम लोग। देन है हमारा ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन 4 एटम्स ऑफ आयरन। हर हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के पास 4 एटम होते हैं आयरन के। देन है हमारा ईच एटम ऑफ आयरन कैन कंबाइन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हर एक आयरन का एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है। दिस मीन्स दैट सिंगल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैन कैरी अप टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब होता है एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का कैरी करता है। व्हेन ऑल 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स और हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर फुल। जब सारे बाइंडिंग साइट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के फुल हो जाते हैं, इट इज डिस्क्राइब एज सैचुरेटेड हेमोग्लोबिन बाइंड्स। इसको जो है सैचुरेटेड हेमोग्लोबिन बाइंड्स बोलते हैं टू ऑक्सीजन टू फॉर्म है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जिसके ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म करता है। हेमोग्लोबिन और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। ब्लड विच इज ऑक्सीजन इज ब्राइटेड। जहाँ भी ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो ब्राइट रेड कलर में होता है। एंड बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ HbO ऑक्सी हेमोग्लोबिन ब्लड विथ लोअर ऑक्सीजन लेवल इज दैट ब्लूइश इन कलर। और जहाँ पे ब्लड का ऑक्सीजन लेवल कम होता है, लोअर होता है, वो ब्लूइश कलर में दिखता है ब्लड। The association of oxygen with hemoglobin is all lose one so that oxyhemoglobin release its oxygen readily। एसोसिएशन जो होता है ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के साथ वो लॉस हो जाता है तो और ऑक्सी हेमोग्लोबिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रेडली स्पेशली अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन पे ये होता है, जैसे कि pH जब लो होता है, जो लो ऑक्सीजन लेवल होगा, टेम्परेचर होगा, तब जो है ये चीज़ें होंगी। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस का कंट्रोल कैसे होता है, अब ये चीज़ हम लोग देखते हैं। द नंबर ऑफ ब्लड सेल रिमेन कांस्टेंट। इसमें ब्लड सेल का नंबर जो होता है कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। विच मीन्स दैट द बोन मैरो प्रोड्यूस एरिथ्रोसाइट एट द रेट विच दे आर डिस्ट्रॉय। इसका मतलब हुआ जितना एरिथ्रोसाइट जो है प्रेजेंट होगा, जितना एरिथ्रोसाइट बोन मैरो में बनेगा उतना ही डिस्ट्रॉय भी होगा। द प्राइमरी स्टिमुलस टू इंक्रीज एरिथ्रोपोएसिस हाइपोक्सिया, डिक्रीज एरिथ्रोपोएसिस, मिस्टेक है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसको हाइपोक्सिया बोलते हैं, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी ब्लड में तो।
दिस अकर व्हेन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज रिड्यूस बाई एग्जाम्पल हेमरेज के थ्रू हो जाए, हेमरेज या फिर किसी भी एक्सीडेंट के थ्रू ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो उसको उस कंडीशन को हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट ब्रेकडाउन होता है और बहुत ज़्यादा एरिथ्रोसाइट ब्रेकडाउन होता है। एरिथ्रोसाइट की ब्रेकडाउन को हेमोलाइसिस बोलते हैं, यानी कि हेमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होता है। जहाँ भी लाइसिस वर्ड आएगा, लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन और पोइसिस मतलब प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाइपोक्सिया इंक्रीजेस एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ द हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन मेनली बाय द किडनी। हाइपोक्सिया जब इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है, एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन जो होता है हार्मोन को, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को किडनी में प्रोड्यूस करता है। एरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोपोएटिन जो होता है स्टिमुलेट होता है, उत्तेजित किया जाता है, इसको स्टिमुलेट कराया जाता है, फिर जो है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट सेल जो होता है उसका फॉर्मेशन बढ़ता है। एंड रिलीज ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट इन द ब्लड। और रेटिकुलोसाइट ब्लड में रेटिकुलोसाइट का नंबर जो है रिलीज होना बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड एंड रिवर्स टिश्यू हाइपोक्सिया। ये जो होता है ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है ब्लड का वो बढ़ा देता है और रिवर्स कर देता है, टिश्यू को हाइपोक्सिया से रिवर्स कर देता है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट और आरबीसी। आरबीसी या फिर एरिथ्रोसाइट का डिस्ट्रक्शन मतलब ख़त्म होना, इसका लाइफ ख़त्म होना। कैसे ही ख़त्म होता है? लाइफ स्पेन इसमें मेनली जो होता है आरबीसी का 120 दिन का होता है। एंड ब्रेकडाउन ऑफ हेमोलाइसिस, हेमोलाइसिस होता है तो जो है ब्रेकडाउन होता है। ये हेमोलाइसिस कैरी आउट होता है फैगोसाइट द्वारा। फैगोसाइट क्या होता है? एक मैक्रोफेजेस होते हैं जो रेटिकुलर इंडोथेलियम सेल्स के बने होते हैं। दिस सेल आर फाउंड इन मेनली टिश्यू बाय द मेन साइट ऑफ हेमोलाइसिस आर द स्प्लीन। ये सब जो है मेन साइट पे पाए जाते हैं जहाँ पे हेमोलाइसिस होता है। उसका मेन साइट होता है स्प्लीन। स्प्लीन को जो होता है आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ग्रेवयार्ड मतलब शमशान घर। आरबीसी का शमशान घर जो होता है स्प्लीन को बोलते हैं। बोन मैरो और लीवर है, और बोन मैरो और लीवर में भी डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का। As erythrocyte ages, their cell membrane becomes susceptible to hemolysis. जब एरिथ्रोसाइट्स जो होता है एजेस मतलब उसका एज ख़त्म होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो वो जो होता है ससेप्टिबल हो जाते हैं हेमोलाइसिस के थ्रू के लिए। रिटेन इन द बॉडी एंड री यूज्ड इन द बोन मैरो। और वो फिर जो बॉडी में रिटेन हो जाता है, रुक जाता है और फिर वो बोन मैरो में दोबारा से रीयूज किया जाता है नया हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के कितने टाइप होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स का देखते हैं कितने टाइप। मोनोसाइट्स हैं, इजनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं। ल्यूकोसाइट को WBC भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट मेनली दो टाइप के होता है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। अब देखते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट होता है क्या। ल्यूकोसाइट एक लार्जेस्ट ब्लड सेल होता है, सबसे बड़ा ब्लड सेल होता है। जो दीज सेल्स हैव एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन डिपेंडिंग ऑन द बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के अगेंस्ट या फिर फॉरेन मटेरियल्स के अगेंस्ट जो है ये फंक्शन करता है ल्यूकोसाइट्स। दे कंटेन न्यूक्लियाई, इसमें न्यूक्लियाई कंटेन होता है। एंड सम हैव ग्रेन्यूल इज देयर साइटोप्लाज्म, कुछ के पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है इनके साइटोप्लाज्म में। दो टाइप के जो है ल्यूकोसाइट होते हैं, मतलब WBC होते हैं। ग्रेनुलोसाइट बताए ही हैं आप लोग को, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। ग्रेनुलोसाइट्स के फॉर्मेशन को हम लोग ग्रेनुलोपोइसिस बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट कॉल्ड ग्रेनुलोपोइसिस। ग्रेनुलोपोइसिस, ये ग्रेनुलोपोइसिस।
ऑल ग्रेनुलोसाइट्स हैव मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई, सारे ग्रेनुलोसाइट के पास मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाइज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोब के, कई सारे लोब के न्यूक्लियाइज होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में। देयर नेम रिप्रेजेंट द डाई दे टेक अप, उनके नेम के अकॉर्डिंग जो है उनमें डाई प्रेजेंट होते हैं व्हेन स्टेन इन द लेबोरेटरी, जब लेबोरेटरी में स्टेन होते हैं। आ ग्रेनुलोसाइट, इसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। देन इजनोफिल्स में क्या होता है, रेड एसिड डाई होता है इजनोफिल्स में। बेसोफिल्स में ब्लू अल्कलाइन मेथिलीन होता है, ब्लू अल्कलाइन मेथिलीन होता है बेसोफिल्स में। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रोफिल्स। हम न्यूट्रोफिल्स क्या होता है हम लोग देखते हैं। आप ग्रेनुलोसाइट्स का ये एक टाइप है न्यूट्रोफिल, BEN इसके बोल सकते हैं, बेन। बेन मतलब हो जाएगा, आप लोग को याद करने के लिए सही पड़ेगा, BEN, ये न्यूट्रोफिल्स हो गया, ये इजनोफिल्स हो गया, ये बेसोफिल्स हो गया। न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स, बेसोफिल्स ये क्या हो जाएंगे, हमारे ग्रेनुलोसाइट के टाइप। और न्यूट्रोफिल्स, देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन मटेरियल एंटरिंग इन द बॉडी, मेनली माइक्रोब्स, एंड टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स। इनका मेन फंक्शन यही होता है कि बॉडी को प्रोटेक्ट करना फॉरेन मटेरियल, और जो भी बॉडी में माइक्रोब्स इंटर कर रहे हैं उनको, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और रिमूव करना वेस्ट मटेरियल का। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा सेल डिब्रीज। सेल डिब्रीज मतलब जहाँ पे सेल डेथ होता है, सेल का डेथ जहाँ पे होता है वहाँ पे हम लोग उसको हम लोग सेल डिब्रीज बोलते हैं। दे हैव डायमीटर ऑफ 10 to 12 माइक्रोमीटर, 10 से 12 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है न्यूट्रोफिल्स का। ये मल्टी लोब न्यूक्लियस होते हैं। दे आर अटैच इन लार्ज नंबर एनी एरिया ऑफ इन्फेक्शन, ये जो होता है जहाँ पे भी ज़्यादा इन्फेक्शन यस एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में अटैच हो जाते हैं। रिलीज बाय डैमेज्ड सेल कॉल्ड कीमोटॉक्सिन, और ये जो होता है रिलीज होते हैं डैमेज सेल के थ्रू, जिसको हम लोग कीमोटॉक्सिन बोलते हैं। इट इज़ स्लाइटली मोटाइल एंड स्क्वीज थ्रू कैपिलरी, ये स्लाइटली मोटाइल होते हैं, हल्का मूवेबल होते हैं। स्क्वीज थ्रू कैपिलरी वॉज अफेक्टेड एरिया बाय डायपेडिस, डायपेडिस के द्वारा अफेक्टेड होते हैं ये। अब देखते हैं ये डायपेडिस क्या होता है। डायपेडिस एक ऐसा पैसेज होता है ब्लड सेल का जिसके थ्रू जो है इंट्रैक्शन होता है कैपिलरीज के वॉल्व्स के साथ। Then thereafter they engulf and kill microbes by phagocytosis, phagocytosis के प्रोसेस के थ्रू ये इंगल्फ कर देते हैं, निगल लेते हैं और माइक्रोब्स को, और उनको किल कर देते हैं, उनको मार देते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इजनोफिल्स। इजनोफिल्स क्या होता है, इजनोफिल्स आर इज स्लाइटली लार्जर देन न्यूट्रोफिल्स। इजनोफिल्स जो होता है स्लाइटली हल्का बड़ा होता है न्यूट्रोफिल्स से। विच डायमीटर इज अबाउट 10 to 14 माइक्रोमीटर, 10 से 14 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है इजनोफिल्स का। और न्यूक्लियस जो होता है बाइलोब्ड होते हैं, न्यूट्रोफिल्स का मल्टी लोब, इजनोफिल्स का बाइलोब न्यूक्लियस होते हैं। इजनोफिल्स आर कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस, ये फैगोसाइटोसिस के लिए कैपेबल होते हैं, यानी माइक्रोब्स को इनगल्फ करने के लिए कैपेबल होते हैं, बट लेस एक्टिव देन न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल से कम एक्टिव होते हैं ये इजनोफिल्स। Their special role appear to be in the elimination of parasite, पैरासाइट के एलिमिनेशन में, रिमूवल में इसका स्पेशल रोल होता है। जैसे कि वर्म विच आर टू बिग टू बी फैगोसाइटोस, वर्म्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं फैगोसाइटोस करने के लिए। इजनोफिल्स आर आफ्टर फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ एलर्जिक इन्फ्लामेशन, जहाँ पे भी एलर्जिक इन्फ्लामेशन हुआ रहेगा उस साइट पे इजनोफिल्स जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। सच एज अस्थमेटिक एयरवे, जैसे कि अस्थमेटिक एयरवे होता है, स्किन एलर्जी हो जाएगा, तब जो है वहाँ पे इजनोफिल्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। देन हमारा है बेसोफिल्स। बेसोफिल हैव डायमीटर ऑफ 10 to 12 माइक्रोमीटर। बेसोफिल्स के पास 10 से 12 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। बेसोफिल आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन, बेसोफिल जो होता है क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं एलर्जिक रिएक्शन के थ्रू। कंटेन साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलर,
इसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलर कंटेंट होता है, रहता है पैक्ड विथ हेपेरिन। हेपेरिन के साथ जो है पैक्ड होता है। हेपेरिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होता है। हिस्टामिन इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है। एंड अदर सब्सटेंस दैट प्रोमोट इन्फ्लामेशन, और कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं जो इन्फ्लामेशन को प्रोमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वहाँ पे बेसोफिक्स होता है। मार्च सेल रिलीज द ग्रेन्यूल्स कंटेंट विद द सेकेंड ऑफ बाइंडिंग एंड एलर्जेन। मास्ट सेल रिलीज करता है ग्रेन्यूल्स जिसमें सेकेंड बाइंडिंग एलर्जेंट कंटेन होते हैं, विच अकाउंट्स फॉर द रैपिड ऑनसेट ऑफ एलर्जिक सिम्टम। जो है बहुत जल्दी, जहाँ पे एलर्जिक सिम्टम्स बहुत जल्दी अपीयर हो जाते हैं, वहाँ पे मास्ट सेल का रिलीज होता है। देन हमारा है अग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट जो होता है एक टाइप का ल्यूकोसाइट होता है, यानी WBC होता है, विथ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा नंबर में होते हैं। इसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। उनके साइटोप्लाज्म में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट, इसमें अग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होते हैं। एंड देयर मेक अप 25 to 50% ऑफ लिम्फोसाइट। ये जो होता है बने होते हैं 25 से 50% लिम्फोसाइट का। ग्रेनुलोसाइट में तुम्हारा बेन आ जाएगा, अग्रेनुलोसाइट में LM हो जाएगा। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट याद करने का एक आसान सा ट्रिक है ये। सो आगे की टॉपिक्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आगे की टॉपिक देखने के लिए आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।